मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। औरंगाबाद शहर में एमआईएम की तरफ से एक सम्मेलन रखा गया था जिसमें मजलिस के वर्करों को जमा किया गया और इत्तेहाद और इत्तेफाक किस तरह से क़ायम रखा जाए, उन्वान तो यही था। लेकिन देखने में यह आया कि यहाँ इत्तेहाद की बात तो कोसों दूर रही, बदले की भावना सर चढ़कर बोली गई। यहाँ मजलिस के नाम पर लब्बैक कहा जाएगा, इस तरह से कहा गया। लेकिन इन सियासी लीडरों को समझना चाहिए, लब्बैक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नाम के लिए कहा जाता है। किसी फ़र्द या मखलूक के लिए लब्बैक कहना ये साबित करता है कि हम एक फ़र्द के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिन गरीबों ने दिन रात मेहनत करके अपना जान और माल लगाकर दुआएं करके एक मकाम पर पहुंचाया, उन्हीं गरीबों के मकान तोड़ने का फरमान किसने निकाला? याद रखो, औरंगाबाद को मजलिस के लिए काम करने वाले नहीं, कौम व मिल्लत के साथ साथ औरंगाबाद के सभी कम्युनिटी के लोगों को लेकर चलने वाले लोग चाहिए। इसके अलावा एक बात ज़ेर गौर थी कि हक़ की आवाज़ उठाने वालों को भी मुगम में धमकी दी गई। तो धमकी देने वालों को समझ लेना चाहिए कि हम हक़ गोई बयान करने वाले सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते हैं। किसी की माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं की कि वह हमको नुकसान पहुंचा सके। सियासत को सियासत की नज़र से देखो, यह हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं, यहाँ संविधान का राज चलता है। इस मुल्क की मालिक अवाम ही है। मास इंडिया के साथ अजीम खान की खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब गफ़ार कादरी साहब, मौलाना महफूजुर रहमान साहब, समीर साजिद साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, अरुण डोडे साहब, मुंशी पटेल, हमारे प्रभाकर पारधे साहब, इरशाद भाई, शोएब भाई, रमीज़ भाई, मुश्ताक सलामी साहब, परवेज़ खान साहब, हमारे कुणाल खरात साहब, इमरान बबलू भाई, सलीम शेख साहब, शेख बबलू, मुहिमीन खान, अब्दुल रहमान, मजहर पठान, इमरान सालार, सिराज सौदागर, सुमीत जगदाड़ी, आप तमाम को और ख़ास तौर से मैं शारिक नक्शबंदी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी मेहनतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे लोग यहाँ पर मजलिस को चाहने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरी बात शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आईना टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, दिल ना टूटे कि ये मिलता नहीं बाजारों में। मुझे कई दिनों से ये ख्वाहिश थी कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे तमाम चाहने वालों से मुलाकात करूं, उनसे बात करूं। ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, बैठे हैं, ये सब मजलिस से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये हो सकता है कि किसी का इख्तिलाफ किसी के साथ हो सकता है। हमारे घर में मेरा एक बड़ा भाई है, मेरे से एक छोटा भाई है। हम तीन भाई हैं और तीनों की फितरत, तीनों के काम करने के तरीके, तीनों का काम करने का अंदाज अलग अलग है। लेकिन दुनिया की कोई ताकत हमको ये नहीं कह सकती है कि तुम तीन अलग अलग है, क्योंकि हम एक ही मां के पेट से पैदा हुए हैं और तीनों सगे भाई हैं हम। ये हो सकता है कि हम मजलिस के अंदर भी किसी का किसी के साथ इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन एक बात जो हम सब में कॉमन है, एक बात जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, इख्तिलाफ होने के बावजूद भी, कि तुम भी मजलिस का झंडा लहराना चाहते हैं और मैं भी मजलिस का झंडा लहराना चाहता हूं। हम सब मजलिस के झंडे को लहराने के लिए
हम जद्दोजहद करें, हमने मेहनत की। आपको यकीन होगा कि 2019 हो 2014 हो, जब मैं यहां पर आया और असद साहब ने यह कहा कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार इम्तियाज जलील रहेगा, तो आप सब ने उसके ऊपर लब्बैक कहा। हो सकता है उस वक्त भी कई लोगों के दिल में यह नाराजगी रही होगी कि ये मुझे क्यों नहीं, ये इम्तियाज जलील को क्यों दिया जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसानमंद रहूंगा, क्योंकि उस फैसले के ऊपर आपने लब्बैक कहा था। 2019 का जब वक्त आया तो असद साहब ने मुझसे यह कहा था, असद साहब को यह बताया गया था कि हम कितनी भी मेहनत कर ले, हम पूरी जान भी जोखिम में डाल के हम इस मैदान के अंदर अगर उतरेंगे तो हम 1.5 लाख से ज्यादा वोट ले नहीं सकेंगे। असद साहब तैयार नहीं थे। असद साहब को भी ऐसा लगता था कि इतने कम वक्त के अंदर कैसे मुमकिन होगा 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लाखों की तादाद के अंदर वोटर्स, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां से कहां तक है। ये पूरी ईमानदारी के साथ अगर कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है, कौन सा गांव औरंगाबाद में आता है, कौन सा जालना के अंदर जाता है, ये मुझे भी नहीं पता था। लेकिन उस वक्त भी मेरा यकीन इस बात के ऊपर था, उस वक्त भी जब मैंने यह फैसला किया कि नहीं मैं लड़ूंगा, यह जानते हुए कि अगर खुदा न करे मैं हार गया तो हमारी ही सफों में बैठे हुए लोग मुझ पर इल्जाम लगाते और यह कहते कि सेटिंग हो गई थी, लेन देन हो गया था। उस वक्त जब मैं खड़ा था तो कई सारे लोगों ने यह बात कही थी कि अब तो खैरे बड़ी आसानी के साथ जीत जाएगा। मैं उस वक्त भी एक बात कही थी, मैंने जब फैसला लिया तो एक बात समझ लीजिए, मैं कोई भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं लेता हूं, इस्तिखारा करता हूं और अल्लाह की रजामंदी रही तो उसके बाद ही फैसला करता हूं। और उस इस्तिखारा के अंदर जब मुझे वो फरमान आया कि तुम लड़ो, मैंने तब जाकर असद साहब को यह कहा कि अगर असद साहब आपको किसी ने यह कहा है कि हम 1.5 लाख वोट लेंगे, तो मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह इलेक्शन हम वोटों से ज्यादा दुआओं से हम जीतेंगे। कैसी दुआएं? कौन है इम्तियाज जलील? 48 महाराष्ट्र के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। दिल्ली जाता हूं, दिल्ली के पुराने शहर जाता हूं, बिहार जाता हूं, गुजरात जाता हूं, अनजान लोग आते हैं मिलने के लिए और ये कहते हैं कि इम्तियाज भाई जब तुम्हारा नतीजा निकल रहा था हम मस्जिद में अपना सर झुकाए अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे थे। बातें मुझे भी आती है। ज़बान अल्लाह ने असदुद्दीन अवैसी साहब के बाद अगर किसी को दी है तो अकबर साहब, और अकबर साहब के बाद किसी को दी है तो वह इम्तियाज जलील को दी है। एक एक सवाल का जवाब देंगे, लेकिन मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महाराष्ट्र की जिम्मेदार हैसियत से यह कहना चाहूंगा कि अगर किसी के साथ इख्तिलाफ है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर दो सगे भाई आपस में इख्तिलाफ कर सकते हैं तो हमारे तो इतने सारे भाई हैं, इख्तिलाफ होना चाहिए और हो सकते हैं। लेकिन मैं कभी मेरे छोटे भाई को यह नहीं कहता है कि तू आ महफिल के अंदर जलील कर किसी को। मैं मेरे बड़े भाई को यह नहीं कहता हूं
या तू सड़क के चौराहे के ऊपर और तेरी जितनी नाराजगी है तू निकाल। हम चार दीवारी के अंदर बैठते हैं और सारे मसलों का हल हम निकालते हैं। सियासत में जीत हार लगी रहती है, जीत हार लगी रहती है। एक बात मैं यहां पर साफ कहना चाहता हूं, मैं चाहता 2014 के अंदर कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं थी जो इम्तियाज जलील को अपनाना नहीं चाहती थी। टिकट मैं कहीं और से भी ला सकता था, लेकिन मेरा यकीन मेरे खायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर था, इसीलिए मैं मजलिस का दामन थामा, मजलिस के साथ हूं। आज आपके बीच ये एक वादा करके जाता हूं कि अगर 2024 के अंदर असद साहब कहेंगे कि इम्तियाज जलील अब तुम नहीं कोई और सही, एक सेकंड नहीं लगाऊंगा कि असद साहब आपका फैसला है, लब्बैक। सियासत के अंदर ख्वाहिशें रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। और यहां का मेरा छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता है, उनको ये बोल रहा हूं मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि 2024 में इम्तियाज जलील के साथ अगर मुकाबला करना है तो तुम सब ने मुकाबला करना है। और यह कहना कि इम्तियाज जलील नहीं, मुझे टिकट मिलना चाहिए क्योंकि मैं मजलिस के लिए काम कर रहा हूं, तो मैंने ठेका लिया है, कि मैंने ठेका लिया हूं कि मैं जिंदगी भर के लिए मैं ही एमपी बनकर रहूंगा, मैं ही एमएलए बनकर रहूंगा। नहीं, इतनी मेहनत करो, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ मेहनत करो, जाओ लोगों के बीच और अपना दावा ठोको कि मैं लड़ूंगा इलेक्शन, मुझे 2 टिकट आ सकता। क्यों नहीं हो सकता है? हैदराबाद में असद साहब ने सड़क चलते हुए कैसे कैसे लोगों को विधायक बनाया, आमदार बनाया। कौशल मोइनुद्दीन साहब अखबार डालने का काम करते थे, मजलिस से जुड़े रहे, असद साहब उन पे नजर रखते थे, देखते थे ये दीवाना मजलिस के लिए कैसा काम करता है। अखबार डालने वाले को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि मजलिस का टिकट मैं इस अखबार वाले को दूंगा, और उसको मजलिस का आमदार बनाया, एमएलए बनाया। दोस्तों, मैं ये पूछना चाहूंगा, हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है, मेरा भी काम करने का तरीका अलग है, और मैं अपने तरीके के हिसाब से काम करता हूं, किसी के बोलने के हिसाब से काम नहीं करता हूं। मैं असद साहब की बहुत इज्जत करता हूं, असद साहब जैसा हुक्म देते हैं मैं उस हिसाब से करता हूं और इंशाअल्लाह आगे भी करता रहूंगा। आज ये जो हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं, शहर हमारा, मेयर हमारा, इस उन्वान के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरें चाहिए, मेरी तस्वीर नहीं, मेरी छोटी तस्वीर, मेरी तस्वीर गायब। किसी और के पोस्टर पे अगर तुम्हारी तस्वीर नहीं है तो तुम पूरे शहर के अंदर अपनी तस्वीर के पोस्टर लगा दो, कोई नहीं रोकेगा। मौलाना साहब, मैं आपको यह कह रहा हूं, आपको ओहदा दिया गया है जनरल सेक्रेटरी का। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, बहुत ही मोदेबाना अंदाज में, बहुत ही आजिजी के साथ। मैं आपको ओहदा मिलने के बाद
मजलिस के लिए आप कहां कहां घूमने के लिए गए थे? अगर सिर्फ ओहदे लेंगे और सभी के लिए है ये, मैं आज आपको कहता हूं कि अगर तस्वीरों की इतनी ही लड़ाई है तो आज से इम्तियाज जलील की और मेरे गायब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तस्वीरें उन होर्डिंग से निकाल दो, क्योंकि हम तस्वीरें अब होर्डिंग पे नहीं, हम लोगों के दिलों के अंदर अपनी तस्वीरें बना चुके हैं। और मैं यहां कह रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं यहां कह रहा हूं ऐसा नहीं है, जरा हटिए आप। मैं यहां कह रहा हूं ऐसा नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे गुजरात का जिम्मेदार बनाया। यह असद साहब की मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे दिल्ली का जिम्मेदार बनाया। गुजरात जब गए तो एक यकीन नहीं था कि गुजरात के अंदर कैसा माहौल रहेगा, क्या गुजरात की आवाम हमें कबूल करेगी। गुजरात के अंदर जो एक खौफ का माहौल था उसको हम कैसे दूर कर पाएंगे, कैसे यहां पर हम इलेक्शन जीत पाएंगे। लेकिन गए, पहली मर्तबा जब गए वहां पर गुजरात की सरजमीन के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने कहा कि बड़ी एहतियात से जाइए, जरा संभल के बोलिए, ज्यादा मत बोलिए। और हम हैं कि मजलिस के दीवाने गुजरात की सरजमीन के ऊपर खड़े रहे और कम से कम 100 मीडिया वाले वहां पर इकट्ठा हुए थे। इतना तो वजीर आजम के लिए भी नहीं इकट्ठा होते हैं जितना हमारे लिए हुए। और जिस दिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात की सरजमीन के ऊपर हमने पैर रखा तो हमने सबसे पहली बात क्या कही? नारे तकबीर। तो हमने नारे तकबीर का नारा लगाया वहां पर, तो वहां के लोगों को यह एहसास हुआ कि अब शेर के बच्चे गुजरात में भी आ चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर कामयाबी मिली। अब दिल्ली जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो मकबूलियत है, जो उनके लिए दीवानगी है, एयरपोर्ट से निकलने के बाद हजारों की तादाद के अंदर लोग उनके पीछे पीछे गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। गाड़ियों का काफिला इतना बड़ा होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब एक बात सुनो, हम भी जाएंगे और तुमको मेरे साथ चलना होगा। आज के बाद अपने तमाम मोबाइल के डीपी के ऊपर सिर्फ इतना लिखना है, चलो मुंबई। हम बताएंगे 8 दिन के बाद असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले हैं, जो समझ रहे हैं कि मजलिस वो भी सोचेंगे। आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि महाराष्ट्र की तारीख के अंदर इतना बड़ा मजमा मुंबई में इकट्ठा नहीं होगा जितना हम इकट्ठा करेंगे। वो क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, यहां पर पुलिस वाले भी रुके हुए हैं लिखते हुए। 8 दिन के बाद बताएंगे, जब वो आ जाएंगे। लेकिन मुंबई तो जाएंगे, और इतनी ताकत से जाएंगे कि तमाम सियासी पार्टियों की नींद हराम कर देंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब ने कहा
उनको जुम्मा जुम्मा हुए हैं, 8 दिन सियासत में आए हुए। डॉक्टर साहब, मेरे मामले में तो ऐसा हुआ, मैं जुम्मे के दिन आया और हफ्ते के दिन आमदार बन गया। दूसरा जुम्मा जब आया खासदार हो गया। जीत और हार के फैसले मेरे भाइयों नियतों पर होते हैं। अल्लाह अगर जिसकी मदद करना चाहा तो यकीनन मदद करता है। ऐसा नहीं है कि अब जिंदगी भर इम्तियाज जलील ही रहेगा। मुझे सिर्फ यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के दलितों को, हमारे पिछड़े भाइयों को ये बात दिखानी थी, ये बात समझानी थी कि इतने सालों तक क्या वजह है, इतने सालों तक इतने सारे मुसलमान लीडर इस शहर से होकर गुजरे हैं। क्या वजह है कि कभी किसी ने क्यों हिम्मत नहीं की? क्या वजह है कि हर एक ने क्यों ये सोचा कि मेरा कायद अगर कोई रहेगा तो शरद पवार रहेगा, मेरा लीडर अगर कोई रहेगा तो अशोक चौहान रहेगा, राहुल गांधी रहेगा, मेरा लीडर कोई ऐरा गैरा रहेगा। दोस्तों, सियासत से जब भी मैं जाऊंगा तो एक पैगाम देकर मैं जाऊंगा कि अगर तुम मुत्तहिद हुए, अगर तुम एक ताकत के साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है, हरा नहीं सकती है। मैंने जैसा पहले कहा, ऐसे ऐसे दीवानों को मैंने देखा जो अलग अलग जगह से आए, न खाने की फिक्र, कहां रहेंगे किसी को पता नहीं, कहां घूम रहे हैं, किस गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं किसी को कोई पता नहीं। लेकिन करे जब हम बिहार में गए तो कई सारे देश के अलग अलग हिस्सों से नौजवान वहां पर आए, महाराष्ट्र के कोने कोने से वहां पर आए। किसी को पता नहीं था कि वो कहां रह रहा है, क्या खा रहा है, किस गाड़ी में घूम रहा है। लेकिन सिर्फ मजलिस के झंडे को लहराने के लिए, असदुद्दीन अवैसी साहब को ताकत बख्शने के लिए वो लोग वहां पर दिन और रात मेहनत करते रहे। एक अनजान इंसान के लिए जो ना उनका रिश्तेदार था, न जान दोस्त था, लेकिन सिर्फ असद साहब ने हुक्म दिया और ये दीवाने लग पड़े। बहुत सारे बातें आप भी सुनते होंगे। ये होटल खरीद लिया, ये ले लिया, वो खरीद लिया। दोस्तों, ये मुसलमानों की कमजोरी की एक हकीकत है। और मैं आज खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मानकर ये कह रहा हूं, ये जो लोग कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया है। ये एक साजिश चलती है, एक महफिल बैठती है और उस महफिल के अंदर यह तय किया जाता है कि इम्तियाज जलील ने कल क्या खरीदा है और क्या लेने वाला है। अब कल होटलों के ऊपर इसकी चर्चा की जाए करके। और सुनिए, अगर मैं ले रहा हूं, अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ जाएंगे, मेरे अमाल मेरे साथ जाने वाले हैं। मेरा हिसाब मुझे देना है। वक्त की जमीनें, मैं समझता हूं कि अल्लाह अगर किसी से काम लेना चाहा, मैं नहीं जाना चाहता था, मैंने बहुत मुखालिफत की इस बात की कि मैं वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके पास
कोई केस लेकर आएंगे। मैं भी देखता हूं सोशल मीडिया के ऊपर, जालना रोड का बोला था, एफआईआर क्यों नहीं हुई? कैसे कैसों से मैं मुकाबला कर रहा हूं ये मैं जानता हूं और मेरा रब जानता है। मुझे किसी को कोई खुलासा देने की जरूरत नहीं है। 50 ये मोबाइल के पत्रकार घूमते हैं मार्केट में, यूट्यूब चचा किसी के घर में पानी आ गया, पानी की कम फिक्र, इम्तियाज जलील नहीं आया, इम्तियाज जलील मदद नहीं करा, अच्छा नहीं आया, आना चाहिए था ना। आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 2-3 जरा ज्यादा ही फड़फड़ाते हैं, और उनके लिए भी एक पैगाम सुन लीजिएगा। मैं इतना भी शरीफ नहीं हूं जितना आप लोग समझते हैं। हम सियासत में आके जरा से शरीफ क्या हो गए तो सारी दुनिया बदमाश हो गई है। मैं जब हम सियासत में आके जरा से शरीफ क्या हो गए तो सारी दुनिया बदमाश हो गई। मैं जब एमएलए था, मैं पूना से आया हुआ था, बहुत सारे लोगों को जानता नहीं था। कभी किसी से मुलाकात होती तो बाजू वाला कहता साहब बहुत दबंग है। कभी किसी से मुलाकात होती उसकी हालत देखकर कोई कहता बॉस भाई है बड़ा। मैं बोला आपके साथ तो बहुत सारे दबंग है, बहुत सारे भाई लोग आए। बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पर मेरे कायद के ऊपर छींटे फेंके गए, मेरे ऊपर इल्जाम लगाए गए, मजलिस को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो ये जितने भी दबंग थे और जितने भी भाई थे वो मेरे पास आते और बोलते भाई तुम बस इजाजत दो, तुम बस इजाजत दो। 5 साल लग गए। बाद में समझ में आया हालत से कुछ नहीं होता है, पुट्टे ढोल भी रहते हैं बहुत सारे उसमें के। इसीलिए जब हमारा भाई जो अभी हरसूल जेल में है, आदिल पठान के ऊपर एक पहलवान ने उसका गला दबोचा और गला दबोच कर उसको सड़क के ऊपर लेकर आया। असेंबली के इलेक्शन का वक्त था। वो जब मेरे पास आया, मुझे मालूम है कि वो मेरा कार्यकर्ता था, वो मजलिस का दीवाना था, और उसने आकर, मैं एक दूसरे पोलिंग बूथ के ऊपर था, उसने आकर मुझसे ये कहा कि इम्तियाज भाई, ये पहलवान ने मेरा गला पकड़कर मुझे रोड तक लेकर आया। मैंने ना किसी दबंग को आवाज दी, ना किसी भाई को पुकारा। मैं बोला बैठ गाड़ी के अंदर, मैं देखता हूं कि कौन सा पहलवान माइकल लाल पैदा हुआ है। जिसको सब नौजवान है, सुन लो, जिसको जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है। अभी भी बहुत सारे लोग, ये जैसे ही कैमरा ऑन होता है ये यूट्यूब वालों का, हम इम्तियाज जलील को हम ऐसा हम वैसा, पप्पू पेजर, कोई कहता है कि
इसका गिरबान पकड़ लो, किसी की माई का लाल में दम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन ये कोशिश करेंगे तुम्हें पता चल जाएगा कि इम्तियाज जलील भी कौन है। और मैं ये क्यों कहता हूं, और किस बुनियाद के ऊपर मैं ये कहता हूं? मेरी ताकत कौन है? मेरी ताकत ये है मेरी ताकत। जिस दिन मुझे मालूम है कि फिरोज खान हमारा कॉरपोरेटर, इसकी जमानत रद्द की गई, आज तक इतिहास के अंदर हुआ नहीं है कि पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के हमने पुलिस वालों को घुटने के ऊपर टेकने के ऊपर मजबूर कर दिया था। कैसी दिक्कतों का सामना करके बोलना बहुत आसान है, ये कर दो वो कर दो। आज कैसे मुश्किलों के दौर से मैं गुजर रहा हूं, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सभी ने तय किया है, इनके मंत्रियों ने यहां के अधिकारियों को यह आदेश दिया है, ये बताया है कि इम्तियाज जलील के जितने भी प्रपोजल्स आए उसे रोके रखना। 1 महीने के बाद मैं आंकड़े समेत दिखाऊंगा कि जो पैसा सरकार की तरफ से मुझे मिलना चाहिए था, जो प्रपोजल्स मैंने भेजे थे, चाहे वो नारे गांव के हो, सईदा कॉलोनी के हो, पड़े गांव के हो, जहांगीर कॉलोनी के हो, कैसी बस्तियों के अंदर रहते हैं मेरे भाइयों, यही वो दीवाने थे उन इलाकों के अंदर जिन्होंने मेरे लिए इतनी शिद्दत से मेहनत की थी। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है कि हमें यह काम कर दो, मुझे खुद मालूम है, लेकिन तुमको भी यह बात समझनी होगी कि मैं एक अकेली लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं एक ऐसी जंग लड़ रहा हूं कि जहां पर मेरे सामने बड़े बड़े मंत्री लोग, आज लेके ही जाओ, पानी पी लिया हो। दोस्तों, ये ऐसी मुश्किलों से जब मैं गुजर रहा हूं, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 17 सितंबर के दिन मुख्यमंत्री साहब आने वाले थे। पुलिस कमिश्नर ने 3 पेज का एक फरमान जारी किया, कोई सड़क पे नहीं आएगा, कोई नारा नहीं लगाएगा, कोई झंडा नहीं दिखाएगा, कोई विरोध नहीं करेगा। जब वो 3 पेज का ऑर्डर मैंने पढ़ा, मैंने कहा कि फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करो, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि मेरे मुख्यमंत्री मेरे शहर आ रहे हैं, मैं उनका सत्कार करूंगा। मैंने कहा कि मैं उनको फूलों से उनका स्वागत करूंगा, उनका धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने इस शहर के अंदर दिन में 2 टाइम पानी मिलता है, साफ सुथरा पानी मिलता है, सड़कें कोई खराब नहीं है, गंदगी कहीं दिखती नहीं है, इतना अच्छा काम कर रहे हो तो मैं स्वागत करूंगा। और मैंने ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे पुलिस वाले यहाँ पे थे, वो सीधा जाके कमिश्नर को बताए कि साहब ये तो अपनी ले लिया इसने। क्या हुआ? बोले साहब वो विरोध नहीं करेगा, वो सत्कार करेगा, वो फूल बरसाएगा। मेरे पास
कुछ बड़े पुलिस अधिकारी आए और आके बैठे और बैठ के बोले साहब वो आप जो कर रहे हैं ना आप, तो वो साहब थोड़ा, तो मैं भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने बोला क्या? तो नहीं साहब वो आप 17 सितंबर को जो, हाँ, मैं बोला क्या? उस दिन इतना तो यकीन है कि उनको एक बात का एहसास हुआ होगा, 100 सुनार की नहीं जनता, और हम क्या है, अरे अरे तो है नहीं। तो ऑफिसर जो है वो आखिर में मुझसे कहा कि देखिए साहब आपको जो 17 सितंबर को जो कर रहे हैं ना, तो वो थोड़ा आप ऐसा करिए ना सर, हम आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री से डायरेक्ट करवा देते हैं करके, आप वो मत करिए ना। मैं बोला क्या मत करिए? आप बोलिए तो सही, क्या मत करिए? नहीं बोले साहब वो आप जो फूल, मैं बोला हाँ, मेरा मुख्यमंत्री, मेरा चीफ मिनिस्टर इतना अच्छा काम कर रहा और मैं फूलों से स्वागत नहीं करूं? तो नहीं साहब बोले वो हमको भी समझ में आ रहा बोले। मैंने उनको बताया एक काम करिए, मैंने आपको लिखित में दे दिया हूं कि मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब 17 सितंबर के दिन आने वाले हैं झंडा चढ़ाने के लिए। एयरपोर्ट से लेकर सिद्धार्थ गार्डन तक मेरे पूरे जितने भी बच्चे हैं ये सड़क के ऊपर खड़े रहेंगे, उनका गाड़ियों का काफिला जाएगा और हम उनके ऊपर फूल बरसाएंगे। कोई नारा नहीं लगाएगा, कोई झंडा नहीं दिखाएगा, कोई किसी तरह का विरोध नहीं करेगा, सिर्फ हाथ में एक बैनर रहेगा और ये कहेगा धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब वो परेशान हो गया, बोला साहब हमको भी समझ रहा ना, लेकिन आप, मैं बोला आप लिख के दे दो, मैं वापस ले लेता हूं। आप ये लिख के दो कि इम्तियाज जलील एक खासदार औरंगाबाद का अपने मुख्यमंत्री का फूलों से स्वागत नहीं कर सकता है। मैं बोला मैं वापस ले लूंगा। जाते जाते एक जो ऑफिसर था उसने कहा साहब एक बात बोलूं, मेरी लाइफ इतनी हो गई पुलिस डिपार्टमेंट में, आपके जैसा नेता नहीं देखा साहब मैंने। और उसने कहा कि साहब आप करो, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ रहेगा। क्यों करो? इसलिए ये शहर के अंदर जब तरक्की की बात आती है, जब विकास की बात आती है, जब कब काम करने की बात आती है, तो हर तरह से हम सियासत की नज़र से देखते हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने सारे लोग अगर मजलिस के ताल्लुक से उनका नजरिया देखने का बदला है, तो वो इसलिए नहीं बदला है कि हम तकरीर करते हैं, हम बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, वो इसलिए बदला है कि वो देखते हैं कि हम काम भी करते हैं। इसीलिए लोगों का देखने का नजरिया आज बदला है। मेरे भाइयों, आएगा 2 महीने 3 महीने के बाद, कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई एक मामूली सा, एक हमारा छोटा सा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, वो ये ख्वाहिश दिल में रखे कि साहब मैं भी कॉर्पोरेटर बनना चाहता हूं, कोई बुरी बात नहीं है। और तुम उस शख्स से ये मांग रहे हो जो खुद तुमको ये कह रहा है कि तुम कॉर्पोरेटर नहीं, तुम एमपी की टिकट भी मांगो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बशर्ते काम वैसा करो। लेकिन ये है कि हमारे सफ़ों में इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है। इख्तिलाफ हो गए, 4 दीवारी के अंदर हमको बैठकर वो ख़त्म करने की ज़रूरत रहेगी। मैं तस्वीरों के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि मैं नहीं समझता हूँ कि जिस खायत कि हम लोग मानने वाले हैं, शायद असदुद्दीन अवैसी ने अपने 20-25 सालों के सियासी सफ़र के अंदर
कभी किसी को यह कहा होगा कि मेरी तस्वीर लगा। असद भाई ने अपने काम के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाई है। मेरे भाई दिलों में जगह बनाई है और वही काम हम सबको मिलकर करना है। और हाँ, मैं ओहदे के ऊपर हूं, मेरे पास पोस्ट है और मैं कुछ काम नहीं करूंगा तो महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से ये सभी लोग अच्छी तरह से सुन ले, जो काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो घर जाएगा। और अगर कोई समझ रहा है अलग अलग गट है, अगर कोई सोचेगा तो उस गट को वहीं कट कर दिया जाएगा। यहां सिर्फ मजलिस रहेगी, जमात रहेगी और जमात जिसके सर पे हाथ रखेगी तुम सबको कहना होगा, तुम सबको कहना होगा। दो हाथ नहीं उठे, आप सर खुजा रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया है ना। एक साहब जोश में उठा लिए और फिर ख्याल आया, अरे नहीं रे भाई, अपने को इधर नहीं मिला तो एनसीपी में भागेंगे। हाथ नीचे ले लिए, जित्तों को जाना है। ये जमात दीवानों की है। ये जमात अगर अपने 5 कॉरपोरेटर्स को पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे मुल्क में ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा किसी पार्टी का कि जहां पर तुम अपने 5 कॉरपोरेटर्स को घर भेज देते हैं